जय भीम नवोबुद्धाय दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और देखना शुरू कर चुके हो समीक्षा संवाद टीवी। दिल्ली उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है और आज स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी का 135वें जन्मदिवस का आयोजन किया जा रहा है। मेरे साथ में जुड़े रहिएगा। स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है बाबा साहेब जी के जयंती के अवसर पर, मैं दिखाता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा आप सभी लोग समीक्षा संवाद टीवी पर। आप देख सकते हैं कि अस्पताल को कितना भव्य सजाया हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एमएस सर से कि वो बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें, श्रद्धांजलि प्रकट करें। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर प्रशांत सर से कि वो भी आए दीप प्रज्वलन के लिए। डॉक्टर आर्य साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो भी दीप प्रज्वलन के लिए आए। वीडियो चलेगी सर, आगे से हट जाइए। हेलो, हाँ जी सर। मैम आप पीछे चले जाइए। आ रहा है जी, आ रहा है। के बाद हम सभी को संविधान की प्रस्तावना पढ़नी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री मांगीराम जी से कि वो सभी को प्रस्तावना की कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दें।
एक महान अर्थशास्त्री, एक महान लीडर, एक महान पॉलिटिशियन, एक महान योद्धा। तो प्रारंभ किया जाए। मैं आप सभी का आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में एतक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कमेटी स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के सौजन्य से आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 135वें जन्मोत्सव का कार्यक्रम आज इस लाइब्रेरी हॉल में भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। हर वर्ष के तरह ही इस लाइब्रेरी हॉल में मौजूद सभी साथियों को बाबा साहब के जन्मोत्सव पर ढेर सारी बधाई। आ रही आवाज क्लियर है? स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कमेटी स्वामी दयानंद हॉस्पिटल की सौजन्य से आज भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 135वां जन्मोत्सव मनाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर SDNH यहाँ पधारने वाले हैं, साथ में एडिशनल MS मैडम भी होंगे, अन्य हमारे अतिथिगण भी होंगे। धन्यवाद कि मैं अपनी वाणी को यहाँ प्रस्तुत कर सकूं। आसान नहीं वो कल रहा होगा, आसान नहीं वो कल रहा होगा, जहाँ वो बचपन दबा होगा, जहाँ ऐसा क्यों का सवाल बार बार आता होगा, जहाँ एक पानी के लिए भी प्यून जाता होगा, जहाँ परछाई को भी अस्पर्श माना जाता होगा और मानवता का इस तरह गला लेता जाता होगा। नमस्कार, मैं राशि मिश्रा आरवीएस नर्सिंग स्कूल की छात्रा आज आपको इस आज़ादी का, बराबरी का मोल समझाना चाहती हूँ कि एक ओर जहाँ आज़ादी का बिगुल बज रहा था, वही आज़ादी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण स्वतंत्रता की डंकार भी गूंज चुकी थी। क्योंकि जैसा आप समझते हैं कि भारत में जातिवाद व्यवस्था शुरू से था, तो आप शायद गलत हैं, क्योंकि आर्यवर्त में बहुत सारे लोग इसी श्रेणियों से रहे हैं और जो कि जरूरी नहीं कि असमानता का शिकार हुए हैं। परंतु जैसा आर्यवर्त मानता था कि लोग बटे जरूर हैं, भाई जाति व्यवस्था बटी ही तो थी, ये बटे जरूर हैं, परंतु कर्म के आधार पर, ना कि जन। हम तो विश्वास रखते थे, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो ये भेदभाव आया कहाँ से? ये भेदभाव आया कहाँ से? सवाल आज
यही है, ये उन्हीं विदेशी ताकतों का नतीजा है। जी हाँ, डिवाइड एंड रूल का सिस्टम है जिसने भारतीयों को ही भारत में भटका दिया। अरे आजादी इसीलिए अच्छी लग रही थी कि आजाद थे सारे, वरना जातिवाद के नाम पर कईयों को उसी समय भगा दिया होता। अब मैं जरा रोशनी डालती हूँ कि ये समानता जो आज सबको एक किए है, उसकी निर्माता, इस भारत का निर्माता, हमारे संविधान का निर्माता, संविधान के जनक व जननी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी। जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू के एमपी के महार जाति में हुआ था। उनके पिता रामजी सतपाल और माँ भीमाबाई सतपाल थे और उनका गांव अंबा दावेकर था, जो कि उनके सरनेम में लगता था पहले। आगे चलकर उनके एक टीचर रहे, उनके एक गुरु रहे ब्राह्मण कृष्ण केशव अंबेडकर जी, जिन्होंने अपना सरनेम अंबेडकर दिया, जिनका उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। उस समय क्योंकि पिताजी भीम जी के एक अच्छे पद पे थे, तो उन्हें शिक्षा ग्रहण करने की मौका मिल गया। तो माँ तो परेशान थी, तो माँ ने उन्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि उनके प्रति सोच को लेकर, कि लोगों के उनके प्रति व्यवहार को लेकर। तो माँ ने बस उन्हें पहले यही शिक्षा दी कि बेटा तुम बस पढ़ने पे ध्यान देना, लड़ना नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि लोग उनके प्रति कैसा व्यवहार करेंगे। और भीम भी अब समझ गए थे कि उनकी दशा और दिशा बस ही किताबें बदल सकती हैं। फिर क्या, अपने जाति में एकल सबसे अधिक पढ़ने वाले वे बने, साथ ही कई डिग्रियां और 9 भाषाओं के ज्ञाता बने। विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले वे पहले भारतीय बने। डॉक्टर की डिग्री, पीएचडी की डिग्री, लॉ की डिग्री, आर्ट्स, साइंस, सभी का अलौकिक ज्ञान था उनके पास। कहाँ वो स्कूल, वो क्लास में ना बैठने देना, कहाँ वो पानी का मटका ना छूने देना, वो गरीबी, वो असमर्थता, अब कहाँ ख्याति और समानता का वो शिखर। ये मानना कठिन था, पर अब कोई अपने आत्मबल और प्रतिभा से अपने भाग्य की रेखाएं बदल सकता है, साबित हो चुका था। क्या था बाबा साहब के पास? जी कुछ नहीं, शून्य। आज के बराबर सैकड़ों गुना कम, लेकिन विद्या ग्रहण करने की प्यास इतनी अधिक थी कि उस प्यास ने एक निर्धन दलित बालक को भारत जैसे महान राष्ट्र का संविधान निर्माता बना दिया। ये कहना गलत नहीं कि उन्होंने पढ़ पढ़कर अपना भाग्य लिख लिया। बाबा राव एक ऐसे आंधी थे जिसकी बयार ने असमानता को उखाड़ फेंका, जाति का ताला शिक्षा की कुंजी से खोल डाला। जब एक असहाय वीर बोल डाला, नहीं पता तो सुनो, वह कहाँ रहे, वह कहाँ गए, ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो उसकी नई कथा भारत संविधान से जानी है। जिन्हें लगता है कि उन्होंने केवल अपने समुदाय के लिए किया, तो माफ करना, आप अभी प्रकाश से दूर हैं। उन्होंने किसी मुद्दे को नहीं छोड़ा। शुरुआत थी, वो अंत नहीं। अभी तो सब बचा था, थकने खाता समय कहाँ, इसीलिए कई महत्वपूर्ण इतिहास रचा था। अब अंत में अहम मुद्दा नारी सशक्तिकरण का उठाऊं तो सामाजिक न्याय, सामाजिक पहचान, समान अवसर और संवैधानिक स्वतंत्रता के रूप में नारी सशक्तिकरण के लिए उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। उनका मानना था कि किसी भी कौम की विकास उस कौम की महिलाओं के विकास से मापा जाता है। 10 नवंबर 1938 बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली महिलाओं के मुद्दे उठाने वाले वे पहले बने। 1942 में सबसे पहले मैटरनिटी बेनिफिट बिल डॉक्टर BR लेकर है। 1948 एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के जरिए मातृत्व अवकाश उन्हीं की व्यवस्था है। ये तब था जब डेवलप हो चुकी कंट्रीज इसके बारे में सोच भी नहीं रही थी। ये तब था। उन्होंने आर्टिकल 14 से 16 में विमेन इक्वालिटी पे जोर दिया। उन्होंने वोट का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, बच्चा गोद देने की स्वतंत्रता, तलाक की आजादी सभी दिलवाया। उन्होंने 20 जनवरी 1942 अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 25,000 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। उस समय ये बहुत ही अधिक मात्रा मानी जाती थी। महिलाओं का एकीकरण प्रथम बार था। उन्होंने गूंजते हुए कहा, जस्ट बिकॉज शी इज विमेन दैट डजंट मीन वी टेक अवे हर राइट्स। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, अंबेडकर आप आंधी थे, इस युवा समाज की क्रांति थे, लड़ समाज से आए थे, आसान नहीं जो कुरीतियां हटाए थे। इस बदौलत खड़ा किया, देश में बोलने का हक दिया। क्या होता जब ना आते आप, समाज शब्द ना समझाते आप कि नारी महिला भी एक मानव है, नारी महिला भी एक मानव है, गरिमा की मूरत आमद है। ना होते बाबा राव आज, तो स्थान आज कोई और होता, स्त्री की रिक्तता से भरा ये पूरा समाज होता। धन्यवाद। थैंक यू।
सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ एक महान व्यक्तित्व को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिनका नाम सुनते ही भारत के संविधान, सामाजिक न्याय और समानता की भावना हमारे मन में जाग उठती है। वो है हमारे भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। 14 अप्रैल का ये दिन जो उनकी जन्मतिथि है, ये एक जन्मतिथि नहीं है, बल्कि एक विचार की क्रांति की शुरुआत का प्रतीक है। बाबा साहब का केवल दलितों के लिए ही एक करना, दलितों के लिए उनके कार्य नहीं थे, वो सभी समस्त प्रजाति के लिए थे। उन्होंने हमेशा समानता को लेकर जोर दिया, और अगर वो किसी को देखते थे तो वो ये नहीं देखते थे कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस समाज का है। उनको चाहिए था कि इक्वालिटी इस समाज में बनी रहे। हमेशा उन्होंने इक्वालिटी पर जोर दिया, और इक्वालिटी के साथ साथ उन्होंने शिक्षा पर भी जोर दिया, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो एक समाज के अंदर इक्वालिटी ला सकती है। जो ये देखेंगे कि हाँ यार, इसको इक्वालिटी कैसे चाहिए, इक्वालिटी जहाँ नहीं होगी वहाँ आपस में। सर नमस्कार, आइए सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर प्रशांत सर से कि वो भी आए दीप प्रज्वलन के लिए। डॉक्टर आर्य साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो भी दीप प्रज्वलन के लिए आए। वीडियो चलेगी सर, आगे से हट जाइए। हेलो, हाँ जी सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एमएस सर से कि वो बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें, श्रद्धांजलि प्रकट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। हमारे एमएस सर जो भी उपस्थित हुए हैं, उनको मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में उपस्थित होने के लिए। बाबा साहब के लिए हमेशा एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था, मसीहा। तो बाबा साहब कभी भी एक अकेले समाज के मसीहा नहीं थे। उन्होंने अपनी नज़र में जब भी किसी को देखा, एक इंसान के तौर पे देखा कि मेरी नज़र में ये एक इंसान है। जब भी वो सोचते थे कि इस व्यक्ति के साथ कुछ भेदभाव हो रहा है, तो उन्होंने यही सोचा कि यार इसके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। उन्होंने ये हमेशा अपने ध्यान में रखा कि यार मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे रहने के बाद भी किसी के साथ भेदभाव ना हो, समानता रहे, इक्वालिटी रहे। इक्वालिटी पर उनका काफ़ी जोर रहा था। एक समय था जब महिला रूढ़िवादी परंपरा की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। उनको संविधान के द्वारा आज़ाद कराया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। एक बात, जब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम आता है तो बाबा साहब को देखने के लिए लोगों का जो नज़रिया होता है वो यही होता है कि केवल दलितों के लिए क्या। उन्होंने केवल दलितों के लिए ना करके समस्त मानव प्रजाति के लिए किया। एक समय था जब उनको पानी पीने के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता था। उनको टीस बस इस बात की थी कि हिंदू धर्म को लेके कि इस धर्म में इक्वालिटी क्यों नहीं है। उन्होंने हमेशा इक्वालिटी पर जोर दिया, और इक्वालिटी के साथ साथ उन्होंने शिक्षा पर भी जोर इसलिए दिया कि अगर इंसान पढ़ लेगा तो वो इक्वालिटी लेके आ सकता है। यही एक वो जरिया है जो इक्वालिटी ला सकता है समाज के अंदर। और जब संविधान की रचना करने का नंबर आया, उनका बारी आई, तो
तो इतना दुख इतना दर्द होते हुए भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की रचना करते हुए जरा सी भी बदले की भावना नहीं दिखाई, ना ही कभी आज तक किसी ने ये कहा होगा, वरना बदले की भावना से भरा हुआ इंसान तो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। महासागर भी जिसके हृदय के सामने केवल एक मात्र बूंद के समान हो, उन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह सोचते हुए कि मैंने अगर और लोगों की तरह संविधान की रचना करते हुए इसके अंदर भेदभाव की भावना दिखाई तो मुझ में और बाकी लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। ऐसे थे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। उनका हमेशा स्कूली शिक्षा पर जोर रहता था, क्योंकि उन्हें पता था कि यही वो हथियार है जो ना दिखाई देते हुए भी समाज से भेदभाव को खत्म कर सकता है। उनको यह भी पता था कि जब भी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, जब तक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा वो तर्क नहीं कर सकता। जहाँ शिक्षा होती है वहाँ पर भेदभाव नहीं होता। अपने शब्दों को मैं विराम देते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया मनु भाई, बड़े सुंदर विचार आपने यहाँ प्रस्तुत। My friends, today I am going to speak about Dr. B.R. Ambedkar's contribution to women's rights. Dr. B.R. Ambedkar campaigned gender equality, advocating for women's rights in education, property and political participation. He believed that women empowerment was a crucial for overall societal progress and a free and equal society. His contributions were reflected in Indian Constitution, which has given equal right for all citizens regardless of gender. His key words and beliefs are education, economic independence, equal participation in public life, legal reforms, constitutional provisions. He actively campaigned women's rights during debates in Constituent Assembly, ensuring that their rights were adequately protected in the Constitution. Ambedkar's vision for a society rooted in gender equality and social justice continue to inspire and inform contemporary efforts to empower women and address gender disparities. He also advocated for equal participation of women in both personal and professional spheres. He was the first man to raise his voice against the unequal treatment of women in factories and other workplaces. He drafted legislation such as Mine Maternity Benefit Act, which demanded equal pay and equal rights for coal mine workers, ensuring that question of maternity leave for women was brought up and they were protected under labor law. He was instrumental in reducing working hours and improving working conditions. He was a strong believer in the reproductive rights of women and urged them to make their own choice about conception. Ambedkar's most important contribution, the cause of women's rights, was the Hindu Code Bill, which revolutionized property and marriage practices and established law of maintenance for women. The Hindu Marriage Act in 1955, which gave women the right to divorce and maintenance. The Hindu Succession Act 1956, which gave them the legal right to inherit property. The Hindu Adoption and Maintenance Act in 1956, which allowed women to legally adopt a child. The Hindu Minority and Guardianship Act in 1956, which allowed a woman to be the natural guardian of their children. The influence of these reforms led to other pro-women acts such as Equal Remuneration Act in 1976 and the Dowry Prohibition Act in 1961, which brightened the dark path of women's struggles. Ambedkar believed that education was crucial for the country's progress and regularly spoke up for women's right to education, defying the Manusmriti and Dharma Shastra. He targeted the hierarchical social order and condemned it for degrading women, and believed that endogamy was the root cause of caste consolidation. His 1917 paper titled Caste in India
their mechanism, genesis and development, outlines how atrocities on women are rooted in caste system. He denounced sati, child marriage and condemnation of widow remarriage, which were all meant to control the woman. Ambedkar's vision of equality despite of caste, gender, race and ethnicity differences is a pioneering thought of social justice. Baba Saheb Ambedkar's contribution towards women's rights is often overlooked, and he needs to be recognized as a champion of social justice, visionary and a philosopher. He advocated for women's equal participation in both personal and professional spheres, was instrumental in drafting legislations to protect women's rights and played a key role in reducing working hours and improving working conditions. Thank you. धन्यवाद डिग्निटरीज इन द डायस। मैं जब इधर आ रहा था बाबा साहब को पुष्पांजलि देने, मैं अपना जूता उतार लिया था। I just removed my shoes. My friend Adarsh was from behind, insisted me to wear my shoes and go there. So I didn't ask him why. When I went outside, I asked him, why did you tell me so to do this? बोला यही कुसंस्कार हमारे अंदर सदियों से आ गया है, जो बाबा साहब नहीं चाहते थे। तो मैं इसीलिए आपको इंसिस्ट कर रहा हूं कि कुसंस्कार से बाहर आए, और यही कुसंस्कार अल्टीमेटली हिंदू मान्यता और उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग कुसंस्कार से बाहर होना चाहिए, और इसीलिए हम आपको ये बोल रहे हैं। तो बहुत बड़ी विचार है आपकी, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मेरा टॉपिक आज जो है, बाबा साहब के बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं। आई थिंक एवरीबडी हैज हेard अबाउट हिम एवरीथिंग। बट अब सोचिए, एक बार एक इंटरव्यू हो रहा था, आज मैं कंपेयर करूंगा बाबा साहब का जो आइडियाज है, आई विल कंपेयर विद द फेमस हिंदू सेंट्स, बिकॉज ये बात बोलना कि हिंदुइज्म के अंदर इनइक्वालिटी है, तो असली हिंदुइज्म है क्या? बाबा साहब के तो अपने जिंदगी के आखिरी क्षण में जाके बुद्धिज्म लिए थे। पढ़ाई करके अमेरिका गए, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, उधर से इंग्लैंड गए। चारों तरफ से उनके पास अनगिनत ऑफर थे। अमेरिका में भी ऑफर थी, इधर आके ज्वाइन करो, इंग्लैंड में भी ऑफर थे। उनको मालूम था कि इतना एट्रोसिटीज, जो कि अपने शुरुआत में स्कूल में पढ़ने के लिए साइड में बैठना पड़ता था, अपने पिताजी के साथ मिलने के जाने के लिए अच्छे ड्रेस पहने हुए थे, तो पोस्ट मास्टर आके पूछा, उनको लगा कि ये उच्च वर्ग के लोग हैं। जब नाम बताया, कोचवान नहीं मिला गाड़ी चलाने के लिए, उन्हीं के भाई को चला के ले जाना पड़ा। ये हाल था। एक छोटा सा 14 साल का लड़का को अगर एक बैलगाड़ी चलाने के लिए बोला जाए, क्या हाल होगा? जब ऑफिसर थे, उस सिचुएशन में एक जगह विजिट करने गए, उधर पर पानी रखा हुआ था फॉर द मुस्लिम्स, वो अपना रमजान में हाथ धोएंगे इसलिए। इतने टायर्ड थे, उससे अपना फेस जब साफ करने गए, उससे उनको बोला कि तुम इधर आके कैसे कुछ साफ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? सो एट्रोसिटीज वाज नॉट अमंग द हिंदूज ओनली, इट वाज अक्रॉस रिलीजियंस। पारसी इनमें नहीं रह पाया, आपको सबको ये घटना मालूम है। तो हिंदूज, पारसीज, इस्लाम, सब जगह उनको एट्रोसिटी मिला, बट दैट वाज कुसंस्कार। कैसे, किस पीरियड में बाबा साहब का जन्म हुआ था? 1891। अगर आप उस पीरियड देखें 19th सेंचुरी का, 1836 में राममोहन राय आए और उस समय श्री रामकृष्ण देव का भी जन्म हुआ। 1856 में जब आपका टेम्पल स्थापना हुआ काली माँ का दक्षिणेश्वर में, आपको मालूम है किसने किया था टेम्पल स्थापना? कितने लोगों को मालूम है? देखिए, मालूम है, रानी रासमणी। और रानी रासमणी वाज फ्रॉम तथाकथित दलित समाज। देखिए, आप लोगों को मालूम नहीं है, इतना बड़ा मंदिर है, और उस मंदिर में कोई ब्राह्मण पुजारी आ नहीं रहे थे पूजा करने के लिए, बिकॉज रानी रासमणी उनको बनाया था। उस समय सुकुमार चट्टोपाध्याय उधर आए
और उन्हीं का जो भाई थे, छोटे भाई थे, श्री रामकृष्ण देव थे। और श्री रामकृष्ण देव जब पूजा करने जाते थे काली माँ का, तो अपना जनेऊ उतार के रख देते थे। मालूम नहीं आप लोगों को कितने लोगों को ये मालूम है। इसलिए उनको बोलते थे कि माँ का पूजा करना हो, कौन सा जात कौन सा भेद। ये हिंदू धर्म है, शुरुआत इधर से हुआ था और उन्हीं का डिसाइपल थे स्वामी विवेकानंद। आप पूछेंगे सडनली बाबा साहेब आम्बेडकर की तरह स्वामी विवेकानंद कहां से आ गए? इसलिए कि एमओ मथाई के साथ, एमओ मथाई का नाम आप लोग सुने होंगे, वो थे नेहरू के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। उनके साथ इंटरव्यू दे रहे थे। उनको पूछा क्या हमारे इंडियन सोसाइटी के सबसे बड़े लीडर कौन थे, सबसे बड़े आदमी कौन हमारे इंडिया में जन्म ग्रहण किए? तो बोले कि भगवान बुद्ध। बोले वो तो बहुत पहले, अभी बोला 19th सेंचुरी में सबसे बड़े सेंट है स्वामी विवेकानंद। अम्बेडकर जी 1891 में जन्म ग्रहण किए हैं। स्वामी विवेकानंद 1902 में डेथ हो गया है, 12 साल की उम्र में नहीं मिल पाए। तो सडनली क्यों बात हुआ? वो तो हिंदू सेंट थे। और आप ये प्रतीत किया जाता है कि अम्बेडकर हिंदू धर्म को बिलीव नहीं करते थे, तब हिंदू सेंट को सबसे बड़ा कैसे बोलते? उसका कारण यह है कि स्वामी विवेकानंद स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ हिंदुइज्म चाहते थे, अद्वैतवादिज्म। इन अद्वैतवादिज्म देयर इज नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप संन्यास ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर में कोई भेदाभेद नहीं, कुछ नहीं। और वही संन्यास को अगर आप हिंदू धर्म में कन्वर्ट करके संसार में ले आते हैं तो कास्टिज्म का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने बोला, गर्व से बोलो हम भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चंडाल भारतवासी, हतदरिद्र भारतवासी, सब हमारे भाई हैं, हमारे खून हैं। These were the words. भारत के ये जमीन हमारा यौवन का उपवन है, हमारा वार्धक्य का वाराणसी है। इसीलिए अम्बेडकर इतना ऑफर के बाद भी, इतने डिस्क्रिमिनेशन के बाद भी इस इंडिया में वापस आए। एक फायर्स नेशनलिस्ट, ऐसा आदमी आज मैं डॉक्टर श्यामीर को बोल रहा था, ऐसा इतने फायर्स नेशनलिस्ट आपको नहीं मिले। स्वामी विवेकानंद भी ब्राह्मण नहीं थे। इसीलिए जब उनका संवर्धना हुआ तो उधर पर जो तथाकथित लोग जो पढ़े लिखे थे कोई नहीं आए थे। और शिकागो में जाके वो बुद्धिज्म के बारे में क्या बोले? बुद्धिज्म इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ हिंदुइज्म। बुद्ध was the ultimate epitome of Hinduism. From Advaitavadism it has come. Buddhism is nothing different from Hinduism, but a Hinduism which is pure. Who is Brahmin? Brahmin है कौन? The development of inner consciousness. आप ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण है, सभी लोग ब्राह्मण हैं। जब तक अपने inner consciousness डेवलप करेगा, inner consciousness नहीं डेवलप करेगा, सिर्फ नाम के पीछे एक टाइटल रहेगा, उधर से हम ब्राह्मण क्षेत्र हो जाएगी, संभव नहीं है। और ब्राह्मण है निर्गुण, शगुन ब्राह्मण नहीं होता है, निर्गुण जो निराकार ऊपर चले गया है। So that is Brahmanism and that is Hinduism. And Ambedkar was never against Hinduism. He was against the bad practices who was developed in Hinduism. ये समझना आज के डेट में बहुत जरूरी है। बार बार बोल रहे थे एडुकेट एडुकेट एडुकेट। एडुकेट किसको? एडुकेट सिर्फ दलित समाज? आपको सबको हम दलित समाज लोग एडुकेटेड हो, क्या होगा? जो दूसरा समाज है वो एडुकेटेड नहीं है, वो आपको उसी तरह से देखेंगे। So education, what is education? Education is the manifestation of perfection which is there already in man. It is that perfection that is to be developed in every person in this world. तब जाके तो जाएगा ये हमारा सोच, ये भेदभाव जाएगा कैसे? जो भेदभाव करता है अगर उसको ही मैं एडुकेट ना करूं तो कहां से वो भेदभाव जाएगा? तो उस आदमी को भी एडुकेट करना है, सिर्फ दलित समाज को एडुकेट नहीं करना है। इसीलिए वो लीडरशिप दलित समाज के नहीं थे, सबके थे। ये समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत समझना जरूरी है। तो ये एडुकेशन जब आ जाएगा तब वो बोले ऑर्गेनाइज डेमोक्रेसी। ऑर्गेनाइज हूम? ओनली द दलित समाज? नो, एवरीबडी इन दिस इंडिया हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड। 1000 साल से हम ये जी रहे हैं, क्यों? हम लोग क्यों पराधीनता में 1000 साल से? बिकॉज हम डिवाइडेड है। तो ऑर्गेनाइज किसको करो? सिर्फ दलित समाज को करो? इसको बोलते गए नहीं, सबको ऑर्गेनाइज करो। और अगर आप एडुकेट और ऑर्गेनाइज हो जाओगे और एजिटेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। Educate, organize and agitate. This agitation will stop once you all are organized. So you all are equal. That has to be understood.
अगर ये जो मैं बोल रहा हूँ अगर मैं खुद ही ये फॉलो नहीं करता हूँ तो इधर पर बोलना सच में उधर जाके मैं उल्टा सीधा बोलने लगूं और इधर पर मैं जो बोल रहा हूँ अच्छा बात बोल रहा हूँ तो नहीं चलेगा। अपने जिंदगी के अंदर इस चीज को जिस दिन हम इनकॉर्पोरेट करेंगे उस दिन जाके इस देश आजाद होगा। अभी भी तब हम लोग आजाद नहीं हुए पूरा, और उस दिन जिस दिन हम लोग आजाद हो जाएंगे ना कोई कास्ट रहेगा ना कोई नाम रहेगा। देखिएगा पूरा समाज एक हो गया है। आप देखिएगा जब एक साथ लोग, सबसे सीक्रेट लाइफ में क्या होता है, मैरिज होता है। जिस दिन आप देखने लगेंगे कि आप कोई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य देख के मैरिज नहीं कर रहे हैं, सब इक्वल हो गया समाज, उस दिन ही समाज आगे बढ़ेगा। समाज सुधार उसे कहते हैं। अम्बेडकर यही देखना चाह रहे थे। मैं अपने आप को विराम देता हूँ, ज्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा, बहुत कुछ बोल सकता हूँ। धन्यवाद आप लोग से। कभी कभार कुछ लोगों के अंदर कि वो हिंदुइज्म को ही बुरा मानने लगते हैं। आपने बड़े ही सुंदर व्याख्यान के जरिए ये बता दिया कि बाबा साहब कभी हिंदू धर्म के खिलाफ कभी नहीं रहे। बाबा साहब ने जो कुरीतियां थी, जो उसके अंदर ऐसे ऐसे नियम थे जिनकी बदौलत मानव को मानव नहीं समझा जाता था, बाबा साहब तो उन कुरीतियों के खिलाफ थे, उन कुरीतियों के खिलाफ थे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। हम सभी को इस नजरिए को अपने मन मस्तिष्क में बसाना पड़ेगा, तभी हम एक विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं, एक समाज की, एक सुंदर समाज की कल्पना कर सकते हैं। और ये कोई बातें नहीं है, ये सिर्फ कहने भर की बातें नहीं है। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया कि ये आत्मसात करने की बात है। बाबा साहब ने उसको आत्मसात किया, स्वामी विवेकानंद ने उसको आत्मसात किया। अब हमारी बारी है। अंदर के मनों के अंदर जो कटुता भरी पड़ी है उसको मिटाने का यही तरीका है कि सही मायनों में इस ज्ञान को समझे, इस नॉलेज को जाने। अब क्योंकि समय बहुत कम है, मैं आज के इस फंक्शन के चीफ गेस्ट MS साहब को, डॉक्टर नरोत्तम दास सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और आज हम सबको अपने वचनों से बाबा साहब के जो कार्य हैं मानव जाति के लिए जो उन्होंने किया, उन सब के ऊपर रोशनी डालते हुए हम सबका यहाँ पर आज मार्गदर्शन करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तालियों के साथ डॉक्टर नरोत्तम दास सर का। हेलो, आज ये पावन अवसर पर उपस्थित मेरे जितने सहयोगी, जितने हमारा सीनियर चिकित्सक और जितने स्टाफ और स्टूडेंट सभी को अभिनंदन। चलो, बाबा साहब जी का जो जन्मतिथि है, पुण्यतिथि के 1-2 दिन से ही छुट्टी चक्कर में आप लोगों ने आज ही हमने चूज़ किया, थोड़ा अपना जो वाकई एम्प्लॉयमेंट की वजह से आज ही हम सेलिब्रेट करने को डिसाइड किए। और ये जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी बधाई देता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से ये अरेंजमेंट किया गया। मुझे थोड़ा परसेप्शन लग रहा है कि अच्छा इसमें इन्होंने आज थोड़ा सही मेहनत किया है। तो दैट अपार्ट, अब बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में तो शायद सब कम रह जाएगा हमारा। उनकी अचीवमेंट, इस देश को यहाँ तक लाने में उनकी जो कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकली, इकोनॉमिक्स और जो भी फील्ड आप देखेंगे, शायद ऐसे कोई शख्स मिलेगा, कोई एक ऐसे नेता मिलना मुश्किल है पॉलिटिकल इंडिया में जो इतने वास्ट फील्ड में काम किया हो, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटिकल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म, सर्विस रिफॉर्म, वुमेन्स लिबर्टी, एनीथिंग। आप कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लीजिए और उसमें आप देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो उनकी थॉट्स है उसमें रिफ्लेक्ट होगा। अब तुम सर्विस में हो, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, जैसे आपका DA लगना, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की इनोवेशन था। मैंने कहा कि DA देना सरकार की, जैसे लीव एनकैशमेंट आपका हो रहा है, वो उन्हीं की बदौलत हुआ है। आपको जो सुविधाएं मिल रही है, बहुत कुछ चीज़ें ऐसे में भास्ट है, अब शायद हम इतने भी रिसर्च नहीं कर पाएंगे। तो बाकी है कि एक
मेन फैक्ट जो है, आप देखिए इंटेलेक्चुअल, आज हम पॉलिटिकल क्राइसिस एक तरह से है हमारा देश में, लीडर्स की हम तो उस संबंध में कहना ठीक नहीं रहेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का क्वालिफिकेशन, उनकी अचीवमेंट्स को आप आज कंपेयर करें कंटेम्परेरी इंडिया में, जबकि आपको पढ़ने लिखने की इतनी सुविधाएं हैं, वो कितने टॉप सिचुएशन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए थे, वहाँ जब पढ़ाई किया, और उनकी जो अचीवमेंट्स है आपको सबको पता है, 8 साल का कोर्स को 2 साल में कंप्लीट कर दिया। और ही इज द ओनली इंडियन जो फर्स्ट इंडियन टू गेट ए PhD फ्रॉम अब्रॉड। ये शायद तुम लोगों को पता है, ये ही इज द फर्स्ट इंडियन जो पहले PhD मिला उनको बाहर। और एक यूनिक है कि उनको डॉक्टरेट ऑफ ऑल साइंसेस मिला, ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। कैम्ब्रिज में इनको दिया गया है, 2011 में डिक्लेयर हुआ है डॉक्टर ऑफ ऑल साइंसेस, यानी कि इनके भास्ट जो नॉलेज का जो ये था उसको रिकॉग्नाइज करते हुए ब्रिटिश इंडिया में ऐसे रिकॉग्निशन जो इंडियंस को तो यूजुअली नहीं मिलता था, लेकिन उनकी एक्सेप्शनल क्वालिटी, एक्सेप्शनल जो डेप्थ ऑफ नॉलेज, और इसको अच्छा हुआ कि चलो ब्रिटिश इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया था, तभी आज हम ही सोच पा रहे हैं कि वो कितने महान शख्स थे और उनकी जो विचारधारा हमारे जीवन में कितने हर फील्ड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो एक तो ये धार्मिक वगैरह ये सब चिंता की बात अलग है, और बहुत कम लोगों को शायद ये भी पता नहीं कि बाबा साहब जी का भी कोई जो बुक्स है, मैं थोड़ा देख रहा था उनकी बुक्स में इकोनॉमिक्स की एक बुक है, उन्होंने जो उनका फेमस बुक्स है उसमें एक बुक है इंडियन रुपी, इसकी ओरिजिन एंड प्रॉब्लम्स, उसके लिए भी उन्होंने करा है, लिखा है कि क्या क्या प्रॉब्लम इंडियन रुपी में है ना, व्हाट आर द सॉल्यूशंस। तो एवरी फील्ड पॉसिबल उन्होंने टच किया है। और बहुत लोगों का मिसपरसेप्शन है कि वो कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन, उनका कोई पॉलिटिकल, वो तो कंप्लीटली एक न्यूट्रल टाइप पर्सन थे, मतलब जो ना हार्डकोर इंटेलेक्चुअल थे। पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने बड़े बड़े नेताओं के साथ भी, इवन इनको डिफरेंसेस महात्मा गांधी जी से भी हुई थी, नेहरू जी से भी हुई थी, बिकॉज वो उनको फिलोसफी था इंडिया को ओवरऑल जो ग्रोथ की पैटर्न में लाने के लिए जो जो पाबंदियां या जो जो हार्डशिप्स है या ऑब्स्टेकल्स है उसको रिमूव करना, जहाँ वो मानते नहीं थे, ये पर्सनली भी रखते थे ये पॉइंट, चाहे वुमेन लिबर्टी को, क्योंकि गांधीयन फिलोसफी में कुछ थोड़ा जो भी था शॉर्टकमिंग्स, उसको भी वो दूर करने के लिए महात्मा गांधी के साथ डिस्कोर्स करते थे कि ये होना चाहिए, ये वो होना चाहिए। और इसी की वजह से उन्होंने कहा कि कोई मेरा ना पॉलिटिकल ना ये जो रिलीजियस एफिलिएशन रहेगा, सो ही ट्रेडेड ए पाथ ऑफ क्वेश्चन एंड बुद्धिज्म को अपनाया, और उसी के जरिए, क्योंकि ह्यूमन वेलफेयर अल्टीमेट गोल उनका वही था कि इंडिया को जो इतने साल के हमारा इतने सदियों पुरानी जो बेड़ी मतलब जो पराधीनता है, बाहर की ताकतों ने शासन किया, उससे उभरने के लिए टाइम लगेगा, और उसको ग्रोथ रास्ते में ग्रोथ की पैटर्न में डालने के लिए जो टाइम फ्रेम चाहिए, उसी का फाउंडेशन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू करवाया, जो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, उसको बनाने में तो ही इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको तो कहने की बात नहीं है। बाकी साथ साथ उनके जीवन में छोटा मोटा और भी है, जैसे बाबा साहब पहले लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ते थे, तभी तो फाइनेंशियल इतने डेवलप नहीं थे, तो चाय के साथ क्या करते थे, फिर पापड़ खा लेते थे, पापड़ या चने, तो वही प्रैक्टिस भी बाद में रखा। तो उन्होंने बाद में जब ठीक है लाइफ ऑफ कंफर्ट या जो भी एप्लीकेंस आया, तब भी उन्होंने अपने आदत नहीं बदली, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत मान्यता देते थे जीवन में, कि जो पॉलिसी है या जो अपना प्रोटोकॉल है उसमें वो खड़े रहना, और बाकी कोई भी सिचुएशन में मेरे को ये पोस्ट मिल जाएगा तो एडजस्ट कर लिया, ऐसे कभी नहीं रहे। तो इसलिए ही आज इनकी महात्मा इतनी जो सिग्निफिकेंस है और इनकी जो इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, वो इन्हीं की लगन से आज हमें सभी समूहों को, मतलब इंडिया की मैक्सिमम लोगों को जो बेनिफिट मिला है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रू पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, थ्रू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो ये सभी कुछ में उनकी जो योगदान है या उनकी जो क्रिएशन है, आज हमारी लाइफ को इतने सुंदर बनाने में मदद किया है। इसी पुण्य स्मृति के साथ बाबा साहब के चरणों में सादर वंदन आप सभी और प्रार्थनीय डॉक्टर
नरोत्तम दास सर के बारे में ये तो जानकारी थी कि सर एक कुशल प्रशासक हैं और एक अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन आज सुनने जो सर ने बाबा साहब के विषय में जो विचार रखे सर, वास्तव में ही हम धन्य हो गए आपके विचार सुन के। इसलिए सर, एक तो सर ने हमें इस कार्यक्रम करने के लिए परमिशन दी, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और सर ने अपने विचारों से भी हमको लाभान्वित किया, तो सर के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर रंजीत चटर्जी सर ने, उन्होंने अपने ज्ञान से हमको अभिभूत कराया और वो चीज बताई कि जो आम पब्लिक तक नहीं होनी है। सर, हमारा उद्देश्य ही ये है कि जो चीजें इधर उधर से गलत सलत परोसी जाती हैं उनको सटीक करने, सही जानकारी पब्लिक तक पहुंचाया। तो सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर श्वेता, अध्यक्षा स्पोर्ट्स एंड कल्चर सर, उन्होंने हमें लाइब्रेरी दी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ के आयोजकों का, और धन्यवाद सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मंच संचालन बड़े कुशलता के साथ किया। और मैं धन्यवाद करता हूँ जो भी यहाँ बैठे सभी साथियों और हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने अपने बहुमूल्य समय देकर इस प्रोग्राम को सफल बनाया। और धन्यवाद वो छोटी सी बच्ची जो राशि मिश्रा, उसने अपने ओजस्वी भाषण से सबको लाभान्वित किया। और उसके साथ ही धन्यवाद उनका भी जिन्होंने उस बच्ची को प्रिपेयर कराया। तो आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, आभार। और आज हमारे जो प्रोग्राम था इसलिए सफल रहा कि जो हमारे पास वक्ता हमारे साथ में MS साहब ने चटर्जी साहब ने बहुमूल्य जानकारी जो दी, तो इसलिए हमारा उद्देश्य भी था, हमारा उद्देश्य है सार्थक हो गया। साथियों, इस प्रोग्राम को करने का सार्थक जब ही है, मात्र एक पर्व बना के न छोड़ देना, इस सब बातों को अपने आप में धारण करके उसी रास्ते पर चलेंगे और बाबा साहब के जो वचन हैं उनको हम अपनाएंगे, तभी इस प्रोग्राम का करने का उद्देश्य सफल होगा, वरना तो कोई फायदा नहीं है। थैंक यू सर।